और आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इन अ न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दे आर 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड 50 लाइन्स। तो इन्फ्लुएंस फैक्टर बताना है इसमें हमने। तो देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, इसको मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो जो इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 कोसेंट्रिक सर्कल्स इंटू रेडियल लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्कल आप देख सकते हैं वापस क्वेश्चन में 10 कोसेंट्रिक सर्कल्स एंड 50 लाइन्स। तो यहाँ पे 10 × 50 हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1/500 और यहाँ पे IF आ जाएगा 0.002। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस फैक्टर आई डिपेंड्स ऑन। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है अगर थ्योरेटिकली देखें तो ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ पॉइंट पे। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू लोड। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट इज़ यूज्ड फॉर। तो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है हमारा किसी भी तरह का किसी भी शेप का कोई लोडेड एरिया होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोडेड एरिया ऑफ एनी शेप। आगे बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज़ यूज्ड फॉर कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कोड का मतलब वही है जो किस चीज़ से हम इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को हम AV से डिनोट करते हैं। और बाकियों की बात कर लेते हैं। जो MV है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ़र्क है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के लिए AV और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी के लिए MV, और CC यूज़ करते हैं हम कंप्रेशन इंडेक्स के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट। किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को। ठीक, आगे बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स फॉर अ रिमोल्डेड सैंपल हुज लिक्विड लिमिट इज़ 50%। अगेन एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कंप्रेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड लिमिट अगर हमें दे रखी हो तो ये होता है 0.007 और इंटू में लिक्विड लिमिट -10। ध्यान इसमें ये रखना है आपको कि जो लिक्विड लिमिट है वो परसेंटेज में ही रखनी है। अगर आपको परसेंटेज में दे रखी है तो एज इट इज़ रख लीजिए, पॉइंट में दे रखी है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में रख लीजिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विड लिमिट 50% दे रखी है तो यहाँ पे 50 रख दिया और इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 0.28। तो यहाँ पे CC आपका 0.28 हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं। रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है? इंक्रीज़ होता है जब टेम्परेचर गिरता है, यानी कि इंक्रीजेज विद डिक्रीजेज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, या फिर इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, या फिर परमेबिलिटी से अनफेक्टेड होता है। तो देखिए कंसोलिडेशन पे टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो टेम्परेचर बढ़े या घटे, A और B तो वैसे गलत हो गए। और ऑप्शन नंबर D जो है वो गलत लिखा हुआ है क्योंकि परमेबिलिटी से फ़र्क पड़ता है इस पर कंसोलिडेशन पे। तो यहाँ पे अनफेक्टेड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा कि जो है हमारा कंसोलिडेशन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। आगे बात कर लेते हैं। व्हेन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज़ 50% द टाइम फैक्टर इज़ अबाउट। अगेन आपके पास न्यूमेरिकल है। तो टाइम फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर π/4 इंटू U²। U आपका क्या है ये आप देख सकते हैं, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये स्पेशल फार्मूला है तब के लिए जब हमारा U 60% के बराबर है या उससे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे π/4 और इंटू में U²। तो U हमें कितना 50% दे रखा है, वो हो जाएगा 0.5 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.2। तो अब आप कहेंगे कि जब 60% से ज़्यादा दे रखा हो तो उसके लिए दूसरा फार्मूला है, वो लॉग बेस पे है। तो जब उस तरह का कोई अगर न्यूमेरिकल आता है तो हम उसको वहाँ पे बता देंगे। वैसे ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। इन कंसोलिडेशन टेस्टिंग कर्व फिटिंग मेथड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन। तो कर्व फिटिंग मेथड जो है वो किस चीज़ क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो ऑब्वियसली बात है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। द यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो क्या यूनिट होती है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की? तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। कंफ्यूज मत होइएगा इन सब में, याद रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। आगे बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्लेज नॉर्मली। तो जो क्ले के लिए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन वो डिक्रीज़ होता है लिक्विड लिमिट के बढ़ने से, या फिर इंक्रीज़ होता है लिक्विड लिमिट के बढ़ने से, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है जैसा आप देख सकते हैं ऑप्शन में, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है क्ले के लिए वो लिक्विड लिमिट के बढ़ने से घट जाता है। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट बढ़ेगी तो ये हमारे यहाँ पे कम होगा। क्ले के लिए बात हो रही है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखिए। सैंड ड्रेन्स आर यूज टू। ठीक है, तो सैंड ड्रेन्स आपको ध्यान रखना है ये यूज़ होते हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन के लिए हम यहाँ पे सैंड ड्रेन यूज़ करते हैं। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल इज़। कोहेसिव सॉइल के लिए या फाइन ग्रेन एक ही बात है, इनके लिए सबसे सुटेबल मेथड कौन सा है ड्रेनेज के लिए? तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अ सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय। तो देखिए कंसोलिडेशन जो है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन किस चीज़ से अफेक्टेड है? तो वो कंप्रेसिबिलिटी से भी और परमेबिलिटी से भी अफेक्टेड होता है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक, द टाइम फैक्टर फॉर अ क्ले लेयर इज़। तो टाइम फैक्टर एक क्ले लेयर के लिए क्या होता है?
तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी, ऑप्शन अलग अलग तरह से दे रखे हैं, आपको ध्यान रखना है टाइम फैक्टर परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके आगे बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल्स इज़। तो सैंड के लिए बेसिकली बात हो रही है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्ले के कंपेयर में क्या होती है। तो ऑप्शन ए है कि लगभग बराबर, ऑप्शन बी है कि क्ले की कंप्रेसिबिलिटी से ज़्यादा होती है, मच ग्रेटर, सी है मच लेस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है सैंडी सॉइल के लिए या सैंड के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो क्ले से काफ़ी कम होगी, यानी क्ले के लिए काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वाले वीडियो में बताया था, जो सेकंड पार्ट था उसमें 1 बाय 1 सबका मैंने रोल बताया था कि कोर्स के लिए क्या यूज़ होगा, फाइन के लिए क्या यूज़ होगा। तो यहाँ पर उसमें फाइन की हमने ज़्यादा बात की थी, तो फाइन ग्रेन सॉइल या फिर प्लास्टिक सॉइल भी बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्ले सॉइल भी आ सकता है, तो उनके लिए तो होगा सी फुट रोलर। और क्योंकि यहाँ पे है कोर्स ग्रेन सॉइल, तो कोर्स ग्रेन पूछे या फिर सैंड वगैरह पूछ ले या नॉन प्लास्टिक बोल दे, तो उनके लिए हम वाइब्रेटेड रोलर यूज़ करेंगे। तो ध्यान रहेगा, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है उनके लिए सी फुट रोलर, और जो कोर्स ग्रेन है उनके लिए वाइब्रेटेड रोलर। आगे बात कर लेते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल इज़ द यूनिक फंक्शन ऑफ। तो शेयर स्ट्रेंथ, देखिए शेयर स्ट्रेंथ टोटल स्ट्रेस की वजह से नहीं आती, शेयर स्ट्रेंथ सिर्फ आती है इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इफेक्टिव स्ट्रेस। आगे बात करते हैं द एंगल दैट कूलम्ब्स फेलियर एनवेलप मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। तो जो एंगल बनता है कूलम्ब्स फेलियर में हॉरिजॉन्टल से, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ध्यान रखिएगा इसका। आगे बात कर लेते हैं इफ़ द शेयरिंग स्ट्रेस इज जीरो ऑन टू प्लेन्स देन द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज। तो शेयरिंग स्ट्रेस जीरो होने पे हमारा जो एंगल बनता है दोनों प्लेन के बीच में 90 डिग्री बनता है। आगे बात कर ले सेंसिटिविटी ऑफ अ सॉइल कैन बी डिफाइंड एज। तो सेंसिटिविटी का हम मतलब फॉर्मूला क्या होता है या डेफिनेशन क्या होती है उसकी। तो देखिए ऑप्शन बी देखिए, रेशो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकम्फाइंड अनडिस्टर्ब्ड सॉइल टू सॉइल इज रिमोल्डेड स्टेट। तो ये होती है सेंसिटिविटी, किन दो चीज़ों का रेशो होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकम्फाइंड अनडिस्टर्ब्ड सॉइल और सॉइल इन रिमोल्डेड स्टेट, इन दोनों का रेशो होता है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज या जो भी बड़े एग्जाम है उनमें आए हुए रहते हैं ये वाले। आगे बात कर लेते हैं रैंकिन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर अज्यूम दैट द बैक ऑफ वॉल इज। तो रैंकिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वॉल है अर्थ प्रेशर में वो कैसी होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, वर्टिकल और स्मूथ होती है। तो प्लेन, स्मूथ, रफ, वर्टिकल, इन चारों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि वर्टिकल होती है, सीधी होती है और स्मूथ होती है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर पूछा यहाँ पे एट रेस्ट, यानी अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ये मैं आगे आपके लिए और भी क्वेश्चन लाया हूँ इससे रिलेटेड। तो जब अर्थ प्रेशर हमारी रेस्ट में होती है तो कोफिशिएंट क्या होता है, ग्रेटर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर लेकिन पैसिव देन लेस देन पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो रेस्ट की सिचुएशन में जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर से तो ज़्यादा होगा और पैसिव से कम होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं टोटल लेटरल अर्थ प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे ध्यान रखिए स्क्वायर ऑफ डेप्थ ऑफ सॉइल। ठीक है, टोटल जो लेटरल अर्थ प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो डेप्थ होती है उसके स्क्वायर के, डी स्क्वायर बोल सकते हैं यहाँ पे, या डी एफ स्क्वायर करके। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज़ लार्ज लेटरल प्रेशर। तो किस सॉइल का लार्ज लेटरल प्रेशर होता है, कोहेसिव सॉइल जो होती हैं, जो हमारी क्ले वगैरह हो गई जिन्हें हम प्लास्टिक भी बोलते हैं, उनका लेटरल प्रेशर हाई होता है, लार्ज होता है। ठीक, फॉर अ बेस फेलियर द डेप्थ फैक्टर इज। तो देखिए बेस फेलियर जो है, बेस फेलियर की सिचुएशन में जो डेप्थ फैक्टर होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा कि डी एफ ग्रेटर देन 1। अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर फॉर अ फाउंडेशन डिपेंड्स अपॉन। तो बेयरिंग प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करती है, क्या सिर्फ अलाउेबल सेटलमेंट पे या फिर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पे या फिर दोनों पे। तो ध्यान रखिएगा जो अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर है फाउंडेशन के लिए वो डिपेंड करेगी दोनों चीज़ों पे, अलाउेबल सेटलमेंट पे भी और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पे भी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं तरजाकी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स एन सी, एन क्यू एंड एन वाई या एन गामा एक्चुअली हो आर रिलेटेड फंक्शंस ऑफ। तो किस चीज़ के फंक्शन है ये हैं आपके एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ओनली। ठीक है, तो कोहेजन से कोई इनका मतलब नहीं है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल। जो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रिक्शन सर्कल मेथड में रेडियस ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, तो आर साइन थीटा होता है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा इसका भी। आगे बात करें द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल इज। अब देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमारा जो पार्टिकल जितना छोटा होता है, जितना महीन होता है, उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपने ग्रेन साइज में पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो उसमें आपने देखा होगा क्ले सबसे नीचे होता है। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा क्ले सबसे नीचे होता है। ठीक है, और फिर सिल्ट होता है उसके ऊपर, फिर सैंड ग्रेवल वगैरह होते हैं ऊपर। ठीक है, कोलाइड्स उसमें नहीं होता है। तो
यहाँ पे कोलॉइड जो है सबसे महीन होता है, सबसे छोटा होता है, उसके बाद कोलॉइड से बड़ा क्ले होता है, फिर क्ले से बड़ा सिल्ट होता है और उससे बड़ा फिर सैंड होता है। अब क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे पहले वो आएगा जो सबसे छोटा होता है, तो इसलिए यहाँ पे सही ऑर्डर हो जाएगा सी यहाँ पर, क्योंकि सैंड का सबसे कम होगा, उसके बाद सिल्ट का, फिर क्ले का, फिर कोलॉइड्स का। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इन कंसोलिडेशन टेस्टिंग कर्व फिटिंग मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन, तो कंसोलिडेशन टेस्टिंग में ये जो कर्व फिटिंग मेथड है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए। ठीक है, याद रहेगा। वेस्टरगार्ड एनालिसिस फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडेड एरिया इज एप्लीकेबल टू स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए, वेस्टरगार्ड जो एनालिसिस है वो स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स के लिए यूज़ किया जाता है। द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है D30² / D60 × D10, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी, तो इनमें से कौन है जो परमेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है या जिसमें जिनकी वजह से परमेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, प्रेशर हेड को छोड़ के बाकी तीनों से परमेबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है, वाइड रेशियो से भी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन से भी और ग्रेन साइज से भी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, 1, 2 और 4, प्रेशर हेड को छोड़ के बाकी तीनों हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। इन न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस, देखिए ये वही न्यूमेरिकल आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो इसलिए मैं इसका वो लाया नहीं सॉल्यूशन, इसमें आपको ऐसे ही बता देता हूँ मैं। जो मैंने कहा था इन्फ्लुएंस फैक्टर वो कितना होना चाहिए, वो होता है 1/, कोसेंट्रिक सर्कल कितने हैं 10 और रेडियल लाइंस कितनी, ये भी 10 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 1/100 आएगा और 0.01 मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कंप्रेशन इंडेक्स ऑन अ सॉइल हेल्प्स टू डिटरमाइन, तो टोटल सेटलमेंट ऑफ क्ले लेयर इसका सही आंसर होगा। कंप्रेशन इंडेक्स से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, टोटल सेटलमेंट क्ले का। अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन टेस्ट जो होता है उसमें हमें अनडिस्टर्ब्ड सॉइल चाहिए होती है कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर ग्रेन साइज, तो ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि पिक्नोमीटर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए होता है, परमीमीटर परमेबिलिटी के लिए होता है, वेन्स एयर एपरेटस कोहेजन के लिए होता है, और जो पिपेट है ये आपका यूज़ होगा किसके लिए, ग्रेन साइज के लिए। ठीक है, इन एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो देखिए अब इसको समझ लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इनका मैं तीनों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या होता है, जो हमारी वॉल है वो अवे फ्रॉम बैकफिल जाती है, यानी जिधर की तरफ सॉइल होती है उससे दूर जाती है हमारी वॉल। ठीक है, पैसिव में क्या होता है, पैसिव में जो हमारी वॉल है वो टुवर्ड्स बैकफिल होती है, यानी कि जिधर सॉइल होती है उधर की ओर आ जाती है हमारी सॉइल। ठीक है, और जो तीसरा केस है कि जब अर्थ प्रेशर रेस्ट में है तो वहाँ पे वॉल में कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो इस पिक्चर को देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे जब अर्थ प्रेशर रेस्ट में है तो हमारी जो सॉइल है, वो जो वॉल है हमारी वो रेस्ट में होगी, डज नॉट मूव। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर में मैंने कहा इधर की तरफ तो हमारी यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, इधर की तरफ हमारी यहाँ इसमें सॉइल है, और आप देख सकते हैं कि जो वॉल है वो दूर जा रही है सॉइल से, या बैक फिलिंग कह सकते हैं, उससे दूर जा रही है। और तीसरा जो है पैसिव अर्थ प्रेशर, तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी वॉल है वो अंदर की ओर आ रही है, टुवर्ड्स द सॉइल। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, द फेलियर प्लेन एंगल फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर इज, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना है 45 + θ/2, ये यूज़ होता है एक्टिव के लिए, एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए, और 45 - θ/2 यूज़ होता है पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए। ठीक है, आगे बात करें द टोटल सेटलमेंट, तो देखिए टोटल सेटलमेंट क्या सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन को बोलते हैं, या फिर सेकेंडरी को भी बोलते हैं, सिर्फ सेकेंडरी को बोलते हैं, या फिर दोनों का सम होता है, या फिर इनके साथ इमीडिएट भी ऐड हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल सेटलमेंट होता है हमारा इमीडिएट सेटलमेंट प्लस प्राइमरी कंसोलिडेशन प्लस सेकेंडरी कंसोलिडेशन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। फॉर क्विक सेंड कंडीशन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो क्विक सेंड कंडीशन के लिए अब बी और सी में कंफ्यूज मत होइएगा। बी हमारा लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से के बराबर है, और सी में लिखा हुआ है कि उससे बड़ा है, लेकिन क्विक सेंड कंडीशन के लिए होता है कि बड़ा भी होता है और बराबर भी, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। और सेफ कंडीशन के लिए अगर पूछें तो उसमें कम हो जाता है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम हो जाता है। रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार, क्विक सेंड कंडीशन के लिए हमारा जो आई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा ICR के, और सेफ कंडीशन में जो आई है वो ICR से छोटा होगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज, अब देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था, लेकिन वहाँ पे जो फॉर्मूला था वो हमारा कुछ और था, वहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, G-1/1 + E था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग दे दिया। यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जो ये G-1 तो देखिए अपनी जगह है, लेकिन जो ये 1 + E है इसको हम हटा के ऊपर 1 - n लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो 1/1 + E है इसकी जगह हम 1 - n लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ठीक है, आगे बात कर लेते हैं द एडवांटेज ऑफ कॉम्पैक्शन। देखिए कॉम्पैक्शन के अपने कुछ एडवांटेज है 5-7 आपको ध्यान रखने हैं। सेल स्ट्रेंथ इसमें बढ़ जाती है, ड्राई डेंसिटी बढ़ती है, परमेबिलिटी और सीपेज कम हो जाती है। तो यहाँ पे तो आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, और बाकी इसके एक आध और हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, ड्राई डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, कॉम्पैक्ट करने से। परमेबिलिटी और सीपेज ये दोनों कम होंगी, ठीक है, ये दोनों कम होंगी। लोड केयरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, और अनवांटेड वॉल्यूम चेंजेस जो आते हैं वो अवॉइड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा सकता है, ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो जो कॉम्पैक्शन है उसमें डायनेमिक लोडिंग होती है, कंसोलिडेशन में स्टैटिक लोडिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब अगर इसी के ऑपोजिट कहें हम, कॉम्पैक्शन में वो स्टैटिक लोडिंग लिख दे और कंसोलिडेशन में डायनेमिक लिख दे, तो फिर ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, फिर दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉम्पैक्शन में डायनेमिक लोडिंग होती है और कंसोलिडेशन में हम स्टैटिक लोडिंग करते हैं। आगे बात कर लेते हैं द क्ले मिनरल रेशियो फॉर मोंट मोरिलोनाइट। क्ले मिनरल रेशियो पता होना चाहिए। मोंट मोरिलोनाइट के लिए 2:1 होता है और क्योलिनाइट के लिए 1:1 होता है। इलाइट के लिए भी 2:1 होता है, ठीक है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्योलिनाइट के लिए 1:1, मोंट मोरिलोनाइट और इलाइट दोनों के लिए 2:1 होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल हैज़ लीस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा किसकी होती है, तो मोंट मोरिलोनाइट की स्वेलिंग श्रिंकेज ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्योलिनाइट सही आंसर होगा क्योंकि लिस्ट पूछा हुआ है, और मोंट मोरिलोनाइट मैंने आपको बताया था पहले कि इसमें ज़्यादा होती है। डायरेसी लॉ इज़ यूज टू डिटरमाइन, ठीक है। तो डायरेसी लॉ किस चीज़ के लिए डिटरमाइन किया जाता है, मैंने आपको बताया था, जो Q बराबर होता है हमारा KIA, तो इसमें Q क्या होता है, सीपेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए जी, ये हुआ आपका तीसरा पार्ट खत्म। यहाँ पे नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है, जो लास्ट पार्ट है, वो आपको